महंगाई का प्रभाव नहीं होता है। अब होता ऐसा है कि देखिए, अब ये सब अगर किसी को बोलना है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, ये थोड़ा लंबा टर्म हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भारत में सिर्फ एक कार ही बना और कुछ नहीं बना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितना है, 4 लाख है। अब इसको छोटा टर्म में बोलने के लिए और क्या बोल सकते हैं, तो इसको लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रियल जीडीपी 4 लाख है। मतलब बोलने का ये सेंस है कि जब भी हम लोग कांस्टेंट प्राइस का बात करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं होता है, और जहां पे इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। दो टर्म होता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, टर्म सुने हैं कहीं? तो जनरली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां पे ये टर्म मिलेगा, या तो वहां पे लिखा रहेगा कांस्टेंट प्राइस पे है, या तो लिखा रहेगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब किस पे कैलकुलेट किया हुआ है, कांस्टेंट पे। और जहां पे भी वर्ड लिखा हुआ है नॉमिनल, वो किस पे किया गया है, करंट पे। वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो आगे अगला पॉइंट में लिखिएगा। अगला पॉइंट में लिखिए ये कि स्थिर कीमत पर स्थिर कीमत पर स्थिर कीमत पर जीडीपी को रियल जीडीपी कहते हैं। या ऐसे भी लिखते हैं, स्थिर कीमत पर किए गए जीडीपी के गणना को रियल जीडीपी कहते हैं। जैसे आपको मन करे वैसे लिख लीजिए लैंग्वेज में। अगला सब टॉपिक दीजिए, कौन सा, करंट प्राइस या चालू कीमत। देखिए, इसके अंतर्गत जीडीपी का गणना, इसके अंतर्गत जीडीपी का गणना वर्तमान या चालू वर्ष के कीमत के अनुसार किया जाता है। इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन का प्रभाव होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगले पॉइंट में लिखिए, जब जीडीपी का गणना चालू कीमत पे किया जाएगा तो वहां मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा। तो वहां मुद्रास्फीति का प्रभाव या महंगाई का प्रभाव होगा। फिर अगले पॉइंट में लिखिएगा, ऐसे जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। ऐसे जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। नॉमिनल को नॉमिनल ही लिखेंगे हिंदी में भी। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा आपका टर्म मिलेगा जिसका इंग्लिश और हिंदी एक ही होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉर्मूला का बात करें तो पहले लास्ट क्लास में वो 3 फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है। अब लिखिए चौथा फॉर्मूला। तो चौथा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जीडीपी, या ऐसे लिख सकते हैं करंट जीडीपी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन या महंगाई, ठीक है। कोई दिक्कत? या तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या तो फॉर्मूला ऑफ करंट जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फॉर्मूला तो ये हो गया। लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी प्लस ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, इसके अंदर इसके अनुसार एक छोटा सा टर्म होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंट्री का, अगर मान लेते हैं कोई भी XYZ कंट्री का हम जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मान लीजिए 100 करोड़ या $100, जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। और रियल जीडीपी भी उसका 100 है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कितना हुआ है? इसका मतलब इन्फ्लेशन उस देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक टर्म है इकोनॉमिक्स में जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर एक टर्म है जिससे ये पता चलता है कि उस देश के अंतर्गत महंगाई कितना है, ठीक है, या महंगाई का आंकड़ा कैसा है। बोलने का ये सेंस है कि कैसे जब भी कोई कंट्री अपना जीडीपी रिलीज करेगा, जैसे इंडिया मान लेते हैं जीडीपी का डेटा रिलीज करेगा, तो आपको ये भी पता रहेगा कि उसका रियल जीडीपी कितना है और नॉमिनल जीडीपी कितना है, मतलब कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कितना है और करंट प्राइस पे कितना जीडीपी है। अगर ओवरऑल कंट्री का हमको ये निकालना है कि उस कंट्री के अंदर महंगाई कितना रहा साल भर में, जैसे हमको ये जानना है कि भारत का महंगाई इस वर्ष कितना रहा या पिछले वर्ष कितना रहा ओवरऑल। जैसे महंगाई को जनरली नापने का आंकड़ा क्या क्या है? ये सब सुने होंगे वर्ड, सीपीआई वर्ड सुने हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या डब्ल्यूपीआई, ये टर्म सुने हैं। तो जनरली आमतौर पे क्या होता है कि महंगाई को नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, या तो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। ये कॉमन टर्म क्या है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। कभी भी आप न्यूज पढ़ेंगे, जब भी यहाँ पे लिखा रहेगा, या कभी न्यूज सुनते हैं वहां पे लिखा हो महंगाई इतना % है, तो साथ में ये बताएगा आपको 2-3 चीज और बताएगा कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर में आपको ये बताएगा सबसे पहला कौन सा महंगाई, मान लीजिए 4% महंगाई है, तो 4% किसका? सीपीआई होगा या डब्ल्यूपीआई या कोई और आंकड़ा होगा, ठीक है। तो यही दोनों कॉमन है। उसके बाद आपको ये बताएगा कि महंगाई अगर 4% है तो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो भी है, और उसका बाद उसका टर्म लिखा रहता है। उसके बाद लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए वो Q1 का है या जनवरी मंथ का है या पूरा ईयर का है, तो डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन। तो कभी भी आप महंगाई का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें 3 चीज होता है। सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर यूज किया गया है, तो जो इंडिकेटर यूज कर ले, या तो सीपीआई या तो डब्ल्यूपीआई। उसके बाद आपको बताएगा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4%, 2%, 10%। उसके बाद यहाँ पे रहेगा टाइम फ्रेम, मतलब सबसे पहले बताएगा आपको, इसको बोलते हैं इंडेक्स सूचकांक। उसके बाद कितना % बढ़ा, उसके बाद टाइम फ्रेम बताएगा, ठीक है।
तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से क्या होता है कि ओवरऑल वो हर चीज को कंसिडर नहीं करता है, कुछ लिमिटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, इसमें कुछ लिमिटेशन होता है, वो हर चीज को कवर नहीं करता है, ये भी हर चीज को कवर नहीं करता है। एक ही चीज है जो हर चीज को कवर करता है महंगाई को नापने के लिए, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये है, इसको जब नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं यहाँ पे रियल जीडीपी से, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए ये 100, नॉमिनल जीडीपी 100 मान लिए और रियल जीडीपी कितना मान लिए यहाँ पे 100। क्यों ऐसा माने, क्योंकि इन्फ्लेशन हम लोग को 0 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। मतलब जब भी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर 1 आ जाता है, इसका मतलब देश के अंदर महंगाई नहीं है। ठीक है, तो ये आंकड़ा मेजर किया जाता है कि जीडीपी है कितना। अगर मान लेते हैं ये 1.1 आ जाए, इसका मतलब महंगाई कितना है 1.1 है, तो कितना परसेंट महंगाई हो जाएगा 10% होगा ना। ये मान लीजिए 1.03 है, इसका मतलब कितना परसेंट महंगाई हो गया, हाँ 3%। तो इस टाइप से ओवरऑल हम लोग आंकड़ा निकाल सकते हैं, जीडीपी का डेटा देख के नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डेटा निकाल सकते हैं कि महंगाई कितना परसेंट है। तो आमतौर पर इंडिया के लिए माना जाए तो जीडीपी डिफरेंट कितना होना चाहिए, तो इंडिया का 6 से 8 के बीच में माना जाता है कि ये होना चाहिए महंगाई। तो मतलब इंडिया का जीडीपी डिफरेंट कितना होना चाहिए 1.06 से लेके 1.08। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर बस लिखिए, अगला टर्म लिखिए जीडीपी डिफ्लेटर। अगला सब टॉपिक लिखिए जीडीपी टर्म हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। इसे लिखिए जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा, जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा महंगाई का गणना किया जाता है। उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं और रियल जीडीपी किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसका होगा वो जब हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन तो डिटेल में बताएंगे वो होता क्या है। ऐसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं हो जो ओवरऑल हर चीज को मेजर करे। मतलब हर चीज मतलब क्या है कि जितना भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज है वो सब चीज के अंदर महंगाई आएगा, चाहे वो पेन यूज करें, कपड़ा यूज करें, कार यूज करें, कुछ भी यूज करें या कोई भी सर्विसेज यूज करें। तो सीपीआई में क्या होता है ना, ये हर चीज को कैलकुलेट नहीं करता, ये किसी किसी चीज को ही कंसिडर करता है। डब्ल्यूपीआई में भी रिस्ट्रिक्शन वो किसी न किसी पर्टिकुलर चीज को ही कंसिडर करेगा। लेकिन ये जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसमें क्या खूबी है कि ये जितना भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बना है सबको ये कैलकुलेट करेगा, मतलब सबके अंदर ये महंगाई को ओवरऑल बताएगा। बाकी सीपीआई डब्ल्यूपीआई सब चीज को कंसिडर नहीं करता, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, लेकिन फिर भी पॉपुलर कौन सा है, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो अगला अब हम लोग को आना है कॉस्ट के ऊपर।
आपको ये बताएं कि जीडीपी का जब भी कैलकुलेशन होगा तो किसी न किसी प्राइस पे होगा और किसी न किसी कॉस्ट पे होगा। ठीक है, अब अगला जाते हैं कॉस्ट। कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ये जो कॉस्ट होता है ये भी दो प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं बाजार लागत, इसको बोलते हैं साधन या आधार लागत। साधन ठीक है, तो दो टाइप का कॉस्ट हो गया, एक फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट कॉस्ट। दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले फैक्टर को समझने के लिए कुछ एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पाद के कारक। ठीक है, या तो इसको साधन लागत बोले या तो इसको कारक लागत भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज का उत्पादन। आप कोई भी चीज का उत्पादन करें, दो ही चीज का उत्पादन हो सकता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर उत्पादन करते हैं, उत्पादन का मतलब क्या? कभी भी किसी चीज का प्रोडक्ट का बात करेंगे तो मतलब क्या होता है? या तो गुड्स नहीं तो सर्विसेज। ठीक है, तो कोई भी चीज आपका अगर आप उत्पादन करना है तो उसके लिए चार बेसिक फैक्टर होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या होता है? तो सबसे पहला होता है लैंड। कोई भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, आपका गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको क्या चाहिए? एक जमीन चाहिए जहाँ पे वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? लेबर जो वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो लैंड हो गया और दूसरा लेबर हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, मतलब पूंजी चाहिए। ठीक है, तो देखिए लैंड जनरली अगर कोई बिजनेस के लिए लिया जाए तो वहां पे क्या पे करते हैं हम लोग? रेंट पे करते हैं। मजदूर को क्या पे करेंगे? उसका मजदूरी मतलब वेजेस पे करेंगे। ठीक है, कैपिटल अगर कहीं से पूंजी लाए हैं, अगर मान लेते हैं आप बैंक से फाइनेंस करवाएं, उसको क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। तो तीन फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर होता है इंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेस करता है, तो उसका मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का? प्रॉफिट। तो सबका अपना अपना मोटिव है। मान लीजिए आपने कोई रेंट लिया, सॉरी कोई लैंड लिया, तो उसको क्या पे कर रहे हैं? रेंट। जो मजदूर है उसको क्या पे कर रहे हैं? उसका मजदूरी मतलब वेजेस। ठीक है, और जो पूंजी है उस पर क्या पे करेंगे? ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर प्रोडक्शन मिलते हैं तभी किसी चीज का उत्पादन होता है। इसमें से कोई भी एक होगा, नहीं होगा तो उत्पादन किसी चीज का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज का मान लेते हैं उत्पादन करते हैं किसी, मतलब कोई भी चीज है, मान लीजिए पेन ही बना, तो पेन जहाँ पे बना होगा उसका उस जमीन का कुछ ना कुछ रेंट जाता होगा, फिर वहां पे जो लोग काम करते हैं उसको मजदूरी जाता होगा, जो भी पूंजी लगा होगा उस पर इंटरेस्ट या ब्याज जाता होगा, और जो भी बिजनेस कर रहा है किस मोटिव से कर रहा है? प्रॉफिट से कर रहा है। जब ये सारे को ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को उत्पादन करने में सारा का जब ऐड कर देते हैं और वो जब लागत निकालते हैं कितना आया प्रॉफिट के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जब जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी चीज का ये चारों चीज मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इसमें 100 रुपया लगा, इसमें 200 रुपया लगा, इसमें 50 लगा और इसमें 50 लगा, ओवरऑल कितना हो गया? 400। तो ऐसा मान ले, ऐसा सपोज कीजिए कि भारत में सिर्फ एक पेन बना और कुछ नहीं बना, तो भारत का जब जीडीपी निकालेंगे तो क्या आएगा? 400 रुपया, यही आएगा ना। लेकिन ये जीडीपी कैसा होगा? तो इसको बोलेंगे क्या? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो भारत का जीडीपी एट फैक्टर कितना आ गया इस एग्जाम्पल अकॉर्डिंग? 400 रुपये। अब दूसरा क्या है?
मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट क्या होता है? तो ये तो इतना सब कुछ जोड़ के 400 रुपया जो आया, ये मतलब जो बिजनेसमैन है वो 400 रुपया में बेचने में तैयार है। जो भी इसका प्रोडक्शन किया, अपना प्रॉफिट सब कुछ जोड़ के कितने में तैयार है बेचने के लिए? 400। ठीक है। लेकिन जब आप सामान लेने जाइएगा तो 400 में आपको मिल जाएगा? 400 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर फिर क्या लगा देता है? इसके ऊपर लग जाता है टैक्स। तो मान लेते हैं सपोज कीजिए टैक्स है 10%। ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? 400, 440। हो सकता है इस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ सब्सिडी भी देता हो गवर्नमेंट। कोई ऐसा ही प्रोडक्ट है जहाँ पे सब्सिडी देता है, तो ऐसा मानते हैं इस प्रोडक्ट पे टैक्स भी लग रहा है और सब्सिडी भी है। मान लेते हैं गवर्नमेंट इसे 10 रुपीज का सब्सिडी देता है। सब्सिडी क्या होगा? माइनस। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 430। मतलब बोलने का ये है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब निकालते हैं तो इन चारों फैक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जब मार्केट कॉस्ट पे जीडीपी निकलता है, मतलब उसके अंदर टैक्स और सब्सिडी का भी इफेक्ट होता है। तो सिंपल सा क्या है कि अगर जीडीपी दिया हुआ है मार्केट कॉस्ट पे, इसका मतलब वहां पे टैक्स और सब्सिडी का इम्पैक्ट है। और अगर फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है तो वहां पे टैक्स और सब्सिडी का इफेक्ट नहीं है। तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से बनता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो जीडीपी का जब भी कैलकुलेशन आएगा या कभी भी डेटा आएगा तो किसी न किसी एक कॉस्ट पे होगा, या तो कांस्टेंट पे होगा या तो करंट पे होगा, और किसी न किसी प्राइस पे और किसी न किसी कॉस्ट पे होगा। तो या तो करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस को एक लेके चलेगा, और लागत में या कॉस्ट में किसी न किसी एक को लेके चलेगा, या तो फैक्टर कॉस्ट नहीं तो मार्केट कॉस्ट। कोई दिक्कत इसमें? क्या सब्सिडी? तो देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है किसी किसी प्रोडक्ट पे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे तो वहां पे सब्सिडी है, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी है, सोलर प्लेट पे सब्सिडी है। तो जिसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, या जैसे फर्टिलाइजर है उस पर सब्सिडी है। तो जहाँ पे भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस पे सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी सब्सिडी किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हेडिंग कॉस्ट डाले थे, उसके अंदर लिखिए लिखिए लागत दो प्रकार का होता है। लागत दो प्रकार का होता है जिस पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। लागत दो प्रकार का होता है जिस पर राष्ट्रीय आय का गणना होता है। तो पहला क्या हो गया? साधन लागत या कारक लागत। ठीक है, अब पहला उसके अंदर सब हेडिंग दीजिए फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत। ठीक है, कारक लागत में लिखेंगे किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, किसी भी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में जो खर्च आता है जो कि क्या क्या होगा, क्या क्या खर्च आता है? रेंट, ऐसे लिख लीजिए रेंट, वेजेस को हिंदी में लिख सकते हैं मजदूरी, या जैसे लिखना है लिख सकते हैं रेंट, वेजेस,
उसके बाद लिख लीजिए इंटरेस्ट या ब्याज, उसके बाद प्रॉफिट या मुनाफा, इसका लैंग्वेज सही नहीं। किसी भी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में जो भी खर्च आता है, उसमें जो भी खर्च आता है, जैसे कि देखिए जो भी खर्च आता है जैसे कि रेंट वेज, उसमें बीच में एक वर्ड जोड़िए, जैसे कि रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। फिर यहाँ पे कॉमा, अगर इसके आधार पर, अगर इसके अनुसार या इसके अनुसार जीडीपी का गणना किया जाए तो उसे कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। आपको कि जिस लैंग्वेज में मन करे लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, कंटेंट बस या समझने की कोशिश कीजिए, आपको जैसे मन करे वैसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, बस जो भी आप लिखे उसको समझ में आए आपको, वो मेन बात है। बाकी अगर आपको डिफिनेशन देखना है तो प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा बुक से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला सब टॉपिक लिखिए मार्केट कॉस्ट। ऐसा कभी हो सकता है क्या है कि मतलब फैक्टर कॉस्ट ज्यादा और मार्केट कॉस्ट कम हो? ऐसा पॉसिबल है? रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, मतलब अनरियलिस्टिक पॉसिबल कैसे है? मान लीजिए गवर्नमेंट कहीं पे टैक्स ही नहीं लेता है और बदले में और सब्सिडी देता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट कॉस्ट क्या होगा, मार्केट कॉस्ट पे जो जीडीपी कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, कम आ जाएगा। लेकिन रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा होगा नहीं, हमेशा क्या होगा कि अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे मार्केट कॉस्ट पे तो वो अधिक होगा और फैक्टर कॉस्ट वाला कम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी कंट्री है XYZ, इसका अगर फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी है ये मान लेते हैं 100 करोड़ या 100 लाख कुछ भी मान लीजिए, और मार्केट कॉस्ट पे जो जीडीपी है वो 120 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर फैक्टर कॉस्ट पे 100 है और मार्केट कॉस्ट पे 120 है, इसका मतलब वहां पे टैक्स कितना है, टैक्स है 20, तभी आएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कभी भी अगर जीडीपी का आंकड़ा दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो मार्केट कॉस्ट पे दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस देश के अंदर टैक्स को क्या किया जाता है, ज्यादा लगाया जाता है। अगर मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के बीच में गैप कम है, तो उस देश के अंदर क्या है, सब्सिडी या टैक्स क्या है, इफेक्ट उसका कम होगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर टैक्स ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट कॉस्ट का जो कैलकुलेशन आएगा वो ज्यादा आएगा, और अगर कम है तो ये कैलकुलेशन क्या आएगा, कम आएगा कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट के अनुसार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि अगर किसी भी देश के अंदर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेशन किया गया है और उसके बीच का अंतर अगर अधिक है तो इसका क्या निष्कर्ष होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चुनना है कौन सा बेटर ऑप्शन आपको लग रहा है। हाँ, यहाँ पे महंगाई का कोई रोल नहीं है। जीडीपी का देखिए दो चीज बोला गया है कि जीडीपी का कैलकुलेशन दो चीज बेसिक चीज पे डिपेंड करता है, एक इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन को इफेक्ट को जानने के लिए क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्राइस, और टैक्स के इफेक्ट को जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन का बात करेंगे तो वो किससे डील करेगा, प्राइस से डील करेगा, और जब भी टैक्स से बात करेंगे तो किसको डील करेगा, कॉस्ट को डील करेगा। तो बेसिकली यही मुद्दा यही है कि जीडीपी जो हम लोग पढ़े, जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो दो चीजों से प्रभावित होता है। पहला क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई, कि महंगाई अगर ज्यादा हो तो उससे भी जीडीपी का आंकड़ा हमको हो सकता है सही ना मिले, और दूसरा क्या है, टैक्स, कि किसी देश के अंदर अगर टैक्स ज्यादा है तो भी उससे क्या होगा, आपको सही आंकड़ा नहीं मिलेगा। तो इसी दोनों के इफेक्ट को कम करने के लिए या रियलिटी में जानने के लिए क्या लाया गया, ये दो कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए किसी देश के अंदर जीडीपी मान लेते हैं लास्ट ईयर 100 था, और इसी पे मतलब या सेम ईयर मान लीजिए 100 है जीडीपी, यहाँ पे दो गवर्नमेंट मान लीजिए, सपोज कीजिए कि दो ऐसा कंट्री है,
C1 और C2 दोनों का 100-100 है, ठीक है। एक के अंदर टैक्स का रेट है 10% और दूसरे अंदर का टैक्स का रेट है 20%, ठीक है। तो जब जीडीपी का आंकड़ा अगर मान लेते हैं कोई कंट्री इंडिपेंडेंट है, वो किसको यूज करेगा, तो मान लेते हैं दोनों कंट्री मार्केट कॉस्ट को यूज करता है, ठीक है। तो इसका जीडीपी C1 जो कंट्री है उसका जीडीपी कितना दिखेगा 110 और C2 कंट्री का कितना दिखेगा 120। तो वर्ल्ड लेवल में बाहर से कोई भी आदमी देखेगा तो क्या सोचेगा कि C2 जो बड़ा देश है वो उसका जीडीपी ज्यादा और C1 का जीडीपी कम है, लेकिन रियलिस्टिक में क्या है, दोनों का जीडीपी क्या है, सेम है। तो इसी के यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट ये पढ़े कॉस्ट, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो टैक्स और सब्सिडी का जो इफेक्ट होता है किसी भी डेटा के अंदर, जीडीपी डेटा के अंदर, उसको रिमूव करता है। और प्राइस का मेन मोटिव क्या होता है रिमूव करने का, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को, ठीक है। तो प्राइस हम लोग क्यों पढ़े, ताकि इन्फ्लेशन का अगर कोई गलत आंकड़ा, अगर कोई भी देश अगर ऊपर नीचे डेटा दे रहा है तो वहां से पकड़ सकते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण ज्यादा दिख रहा है। सेम सपोज कर लीजिए ऐसा ही, सेम ऐसा ही कि 100 किसी ये C1 C2 दोनों का 100 था, उसके बाद वहां पे किसी देश के अंदर महंगाई 10% और किसी के अंदर 20% है, तो वहां पे भी क्या होगा, इसका जीडीपी कम दिखेगा, इसका जीडीपी ज्यादा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में क्या है, दोनों का जीडीपी सेम है, वहां पे इन्फ्लेशन के कारण ऊपर नीचे डेटा हो गया। तो बेसिकली हम लोग प्राइस और कॉस्ट पढ़ते क्यों हैं, तो प्राइस क्या करता है आपको मुद्रास्फीति या महंगाई के इफेक्ट को हटाता है, और कॉस्ट क्या करता है, टैक्स के इफेक्ट को हटाता है, ठीक है। अंत में लिखेंगे इसके बारे में, अभी लिखिए मार्केट कॉस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें लिखिए जब कारक लागत में टैक्स को जोड़ा जाए, जब कारक लागत में टैक्स को जोड़ा जाए और सब्सिडी को घटाया जाए, तो उसे मार्केट कॉस्ट या बाजार लागत कहते हैं। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखें, ये वाला जो है बॉक्स में ये फॉर्मूला लिख लीजिए। नेट टैक्स और सब्सिडी हो गया, हाँ। अब जो भी खर्च है ना, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट, सब कुछ जोड़ जाड़ के जितना भी खर्च आता है ना उसको फैक्टर कॉस्ट में मानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो भी टैक्स सब्सिडी है उसी को हम लोग मार्केट कॉस्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब हम अपने से थोड़ी लिख देंगे, इकोनॉमिक्स में यही 4 टर्म लिखा गया है, इसके अंदर सब कुछ कंसीडर कर लेना है, ये 4 चीजें है ना, इसके अंदर सब कुछ कंसीडर करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही होता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 को क्या पे मिलता है, तो ये चारों मिलता है। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, नहीं। आप कहीं भी पढ़िएगा कि कोई भी चीज का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पाद के कारक क्या होते हैं, तो 4 ही होते हैं, ठीक है। वो 4 क्या क्या होता है, पहला होता है लैंड, तो लैंड को क्या पे किया जाता है, रेंट। दूसरा क्या होता है, लेबर, मतलब जो वहां पे काम लोग कर रहे हैं, तो लेबर को क्या मिला, वेज। तीसरा हो गया पूंजी, कैपिटल, उसको क्या मिला, इंटरेस्ट। और चौथा जो बिजनेस को चला रहा है, एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिला, प्रॉफिट। तो यही 4 हुआ, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जितना भी खर्च होता है मार्केट तक पहुंचाने का, मतलब दुकान तक पहुंचने का जितना भी कॉस्ट है या जितना भी प्राइस है, सब कुछ इंक्लूड करके जो भी खर्च आता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जब गवर्नमेंट जब उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके बाद जो कॉस्ट आया उसको बोलेंगे मार्केट कॉस्ट। सपोज कीजिए आप जैसे मान लेते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में कोई भी चीज है जिसका मान लेते हैं वैल्यू लिखा हुआ है, मान लीजिए वहां पे वैल्यू लिखा हुआ है 200 रुपया, कोई भी एक चीज आप खाने गए उसका दाम लिखा हुआ है 200 रुपया, ठीक है। लेकिन जब
तो ये क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, 200 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप खरीदेंगे तो उस पर आपको 200 रुपए का बिल नहीं आएगा, उस पर 5% टैक्स लगेगा, जीएसटी। ठीक है, तो आपको जो बिल पे करना है वो कितना करना है, प्लस 5%। जो जैसे रेस्टोरेंट के लिए टैक्स अभी कितना है, 5%, आपको कितना पे करना पड़ेगा, 210। तो ये हो गया, अगर ऐसे एग्जांपल समझना तो ये हो गया हमारा मार्केट कॉस्ट, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट बोलने का आम भाषा में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो सामान है जितना वो बिकने के लिए तैयार है उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, और एक्चुअल में जितना बिकता है आफ्टर टैक्स एंड सब्सिडी उसको बोलेंगे मार्केट कॉस्ट। ये हो सकता है मार्केट मार्केट कॉस्ट जरूरी नहीं हो कि हमेशा ज्यादा हो। अगर गवर्नमेंट वहां पे टैक्स 0% लगा के रखी हुई है और उसके बाद ही सब्सिडी देती है तो हो सकता है कि मार्केट कॉस्ट और कम हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, लास्ट में लिखिएगा। जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस टाइप से, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो जनरली थोड़ा लोअर लेवल के एग्जाम में आता है। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, इस टाइप से क्वेश्चन कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट दिया हुआ है, इसको आपको लेके जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो इसमें हम क्या माइनस करें। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या माइनस करें, सिर्फ क्या माइनस करें क्वेश्चन में ये है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में मान लीजिए टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी, इंटरेस्ट, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आपको मार्केट कॉस्ट पे, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट दिया हुआ और आपको कहाँ लेके जाना है इसको, फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे, मतलब ये पार्ट को, ये दोनों पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस टैक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस सब्सिडी। मतलब सिर्फ माइनस क्या हो रहा है, टैक्स हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है और यहाँ पे दोनों है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या माइनस का पूछ रहा है या प्लस का पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो अगर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो मान लेते हैं आसान कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर मान रहे हैं कि थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए इसी से मिला जुला के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप में पॉइंट लिखिए, लिखिए प्राइस के द्वारा या कीमत के द्वारा मुद्रास्फीति के प्रभाव को, मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट में लिखिए कॉस्ट या लागत के द्वारा, कॉस्ट या लागत के द्वारा कर, कर मतलब क्या, टैक्स, कर एवं सब्सिडी के प्रभाव को दर्शाया जाता है, एवं सब्सिडी के प्रभाव को दर्शाया जाता है। तो भारत किसको यूज करता है, कौन सा कॉस्ट और कौन सा प्राइस, तो लिखिए भारत में जीडीपी गणना के लिए, भारत में जीडीपी गणना के लिए बाजार लागत, बाजार लागत एवं स्थिर कीमत का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। और मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस से हम लोग क्या पता चलता है, इन दोनों का जो बीच का गैप है वो क्या है, टैक्स। कि टैक्स के प्रभाव को अगर देखना है तो यही बताएगा कॉस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी चीज को ज्वाइन करके जो भी लॉजिकल चीज हम लोग डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए, कोई भी चीज समझने में। तो आज हम लोग क्या क्या टर्म डिस्कस किए, सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर क्या डिस्कस किए, दो चीज, कांस्टेंट और करंट। कांस्टेंट में क्या होता है, बेस ईयर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, और करंट में प्रेजेंट ईयर के अकॉर्डिंग। और बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, सीएसओ। और दोनों के बीच में गैप क्या है, इन्फ्लेशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का प्रभाव रहता है। मतलब क्या, मतलब किसको बोलेंगे, रियल नॉमिनल जीडीपी किसको बोलेंगे, कांस्टेंट वाले को या करंट वाले को, करंट वाले को। और रियल जीडीपी किसको बोलेंगे, कांस्टेंट वाले को। ठीक है, तो ये सब टर्म डायरेक्ट न्यूज में यूज करेगा, या न्यूज़पेपर मैगजीन कहीं पे ये डायरेक्ट लिखा रहेगा कि करंट है या रियल है या नॉमिनल है। तो आगे चल के जहां पे भी नॉमिनल वर्ड आए, वो जरूरी नहीं है जीडीपी से रिलेटेड वो नॉमिनल, नॉमिनल वर्ड कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। तो जहां पे भी आप कुछ भी न्यूज पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे वर्ड नॉमिनल दिया हुआ है, इसका मतलब वहां पे महंगाई का प्रभाव है। और जहां पे भी रियल डेटा यूज किया गया, रियल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब वहां पे महंगाई का प्रभाव नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिए, सब कॉमन टर्म है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, नॉमिनल या रियल। और नॉमिनल रियल, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग क्या होता है, महंगाई को नापने के लिए। जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा हमें क्या पता चलता है, महंगाई। लेकिन ये कॉमन टर्म नहीं है मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को। कॉमन क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ठीक है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फायदा होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा है जिसका भारत में उत्पादन हुआ है या किसी भी देश में उत्पादन हुआ है, वो सबको कंसिडर करता है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये जो भी इंडिकेटर है, पीपीआई, ये सब चीज को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला इसके बाद आया था कॉस्ट। कॉस्ट में क्या पढ़े, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है, जो भी उत्पादन करने में खर्च हो रहा है, या कोई भी जो बिजनेसमैन जितना वो बेचना चाहता है या बिक रहा है, उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। और एक्चुअल में आफ्टर टैक्स एंड सब्सिडी जो हम लोग को एक्चुअल अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, मार्केट कॉस्ट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट के द्वारा किस प्रभाव को हम लोग स्पष्ट किए, मतलब टैक्स कहीं भी मान लीजिए आपको डेटा मिल रहा है, वहां पे टैक्स के द्वारा कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये टर्म पढ़े कॉस्ट। ठीक है, ताकि अगर दोनों हम लोग को डेटा मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट दोनों का, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि टैक्स का इफेक्ट कितना है या नहीं है। और अगर हमको इन्फ्लेशन का डेटा को रिमूव करना है तो प्राइस के द्वारा रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब भी पहले मतलब नॉर्मली कंसिडर करेंगे जीडीपी कैलकुलेशन में, डेटा दो चीज पे ये गड़बड़ हो सकता है, एक इन्फ्लेशन पे और दूसरा टैक्स पे। तो इसी दोनों को रिमूव करने के लिए कि टैक्स का कोई मतलब गलत कैलकुलेशन ना हो जाए, इसलिए कॉस्ट पढ़े, और इन्फ्लेशन का कुछ गलत इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोग प्राइस पढ़े। बेसिक यही था, मतलब जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाना या दर्शाना का, या टैक्स के प्रभाव को दिखाने या दर्शाने का, ये कॉन्सेप्ट था प्राइस और कॉस्ट। ठीक है, तो कभी भी जीडीपी का कोई भी कंट्री डेटा देगा, या किसी न किसी प्राइस पे देगा या किसी न किसी कॉस्ट पे देगा। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री के ऊपर, कौन किसको फॉलो करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक लिखिए, पर कैपिटा इनकम। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय सब लोग नॉर्म सुने ही होंगे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, सिंपल इसको ऐसे
डिफाइन कर सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब हिंदी में क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम को किस किस से दर्शाया जा सकता है, जीडीपी जी किसी चीज से, ठीक है, हर चीज को जीडीपी भी अगर दर्शा रहा है तो वो भी क्या है, नेशनल इनकम ही है। तो नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर दें, टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या हिंदी में बोलेंगे, तो हमको डेटा क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे वर्ड टोटल होना जरूरी है। क्या हुआ, एक बार किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया, वहां पे 4 फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है, उसमें पूछा गया पर कैपिटा इनकम का सही क्या है, मतलब वहां पे जैसे ये जो डिवाइड करना है हमको, मतलब नेशनल इनकम को डिवाइड करना है पॉपुलेशन, मतलब किस टाइप का पॉपुलेशन, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, या बच्चा को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, सीनियर सिटीजन को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, तो ये सब चीज कुछ नहीं, जितना भी आपका भारत का कुल आबादी हो, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, कितने भी एज का हो, सबको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हिंदी में जब लिखेंगे तो कुल वर्ड होना जरूरी है, अगर यहाँ पे नहीं होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है कि लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग क्लास, पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रेन, या पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए टोटल, कुल जनसंख्या जरूरी है, ठीक है। इसी को अगर हम, ये तो हो गया एक फॉर्मूला टाइप में ऐसा लिखा हुआ, इसी को अगर हम लोग मांग सकते हैं लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, या बुकिश लैंग्वेज में इसका क्या डिफिनेशन होगा कि जब जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे, नहीं तो डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन बनेगा, खुद से बना लीजिए जी, कोई भी एग्जाम में आपको डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, डिफिनेशन हम खुद से बना सकते हैं। डिफिनेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को डिफाइन करना, वो अपने लैंग्वेज हो किसी लैंग्वेज में, बस सही सही वर्ड बाय वर्ड लिखना आना चाहिए। ऐसे ही लिख सकते हैं, जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाए तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एक एग्जाम में, उसमें ये बोला गया कि आप बताएं कि किसी भी देश के अगर डेवलपमेंट को हमको जानना है तो बेसिकली जीडीपी जब भी हम लोग देखते हैं तो डेटा बेसिकली बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है कि जीडीपी अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग। जैसे मान लेते हैं किसी ईयर आपका जीडीपी का, जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट दो अलग चीजें, जैसे मान लेते हैं न्यूज में दिया हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 8% है, इसका मतलब जीडीपी इतना नहीं है, क्या जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, मतलब पिछले साल कुछ जीडीपी था, इस साल कुछ आया और ग्रोथ कितने का हुआ, 8% का हुआ। तो ये बेसिकली जब हम लोग ये डेटा देखते हैं कि जीडीपी का 8% ग्रोथ है, तो हम लोग मन में क्या सोचते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो बेसिकली ये जो भी डेटा हम लोग पढ़े या जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट हम लोग को देखना है तो कौन सा बेटर आंकड़ा है, जीडीपी बेटर आंकड़ा है या पर कैपिटा इनकम बेटर आंकड़ा है, ठीक है, क्यों। हम्म, ठीक। तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लेते हैं एक एक टाइप, एक साइड में लिखिए इंडिया और दूसरे साइड लिखिए मान लीजिए सिंगापुर है या जापान, कोई भी कंट्री लेते हैं, मान लीजिए जापान ले रहे हैं, या कोई छोटा कंट्री जो डेवलप है जैसे सिंगापुर हो गया, और कोई कंट्री का नाम बताइए जो छोटा है लेकिन डेवलप है। बहुत सारा कंट्री है, यूरोप में जितना भी यूरोपियन जितने भी कंट्री है साइज में या जीडीपी में, सब क्या इंडिया से छोटा है, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नेदरलैंड हो गया, कोई भी कंट्री को ले लीजिए, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, कोई भी कंट्री है। तो अब जब जीडीपी का डेटा देखेंगे
तो मान लेते हैं जी भारत का जीडीपी अगर 100 होगा तो उन लोग हो सकता है 30-40 इसके आसपास जीडीपी है, ठीक है, उतना करोड़ या इतना लाख जो भी मान रहे हैं मान लीजिए। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम का डेटा देखेंगे तो भारत का मान लेते हैं हो सकता है 2000 होगा, तो इसका होगा 10,000, ठीक है। मतलब बोलने का ये सेंस है कि जीडीपी अगर किसी भी कंट्री का ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा डेवलप्ड है या वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मेन देखा जाता है पर कैपिटा इनकम। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा बड़ा है इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। डेवलप्ड मतलब किस सेंस में, मतलब सिटीजन के रूप में, मतलब ऐसा नहीं कि कंट्री डेवलप है मतलब वहाँ का मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जैसे भारत का लिविंग स्टैंडर्ड और फिनलैंड का लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो जो लोग ज्यादा विकसित हैं उन लोगों के पास ज्यादा सुख सुविधा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम वहाँ पे हाई है। भले इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा दिखता है लेकिन यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लो है। क्यों? हाँ, तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? दो चीजें, दो चीजें, या तो आप नेशनल इनकम को इंक्रीज कीजिए या तो पॉपुलेशन को डिक्रीज कीजिए, तो ही ना ये डेटा बढ़ेगा। और ये डेटा जितना ऊपर जाएगा उतना कंट्री का जो सिटीजन है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, उतना अच्छा होगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए, किसी भी देश के विकसित या ऐसे ही रुक जाइए, एक मिनट, ऐसे मत लिखिए। आपको मतलब बस ये लिखना है कि ये जो जीडीपी इंडिकेटर है, जीडीपी बेटर इंडिकेटर, सॉरी पर कैपिटा इनकम है, वो बेटर इंडिकेटर है किससे? जीडीपी से। किस टर्म में? जब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करना है। इसको कैसे लिखेंगे? हाँ, तो लिखिए ऐसे, किसी भी देश के विकसित होने का गणन, किसी भी देश के विकास का गणना करने के लिए, किसी भी देश के विकास का गणना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय बेहतर सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय बेहतर सूचकांक है जीडीपी से। अगला लिखिए वर्ड इकोनॉमिक साइकिल, अगला टर्म या अगला टॉपिक इकोनॉमिक साइकिल। हिंदी में क्या क्या लिख सकते हैं इसको? इसका दो तीन हिंदी होता है। पहला लिखिए आर्थिक चक्र,